हम आज एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। मतलब अक्सर जब भी पंजाब की अर्थव्यवस्था की बात होती है ना, तो चर्चा की सुई बस कुछ गिने चुने मुद्दों पर ही आकर अटक जाती है। बिल्कुल। कहीं मिट्टी के खराब होने की चिंता, कहीं तेजी से गिरता भूजल स्तर, तो कहीं कृषि संकट और सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की बहस। हाँ, यही सब सुनने को मिलता है अक्सर। है ना? ऐसा लगता है जैसे इस राज्य के आर्थिक परिदृश्य को समझने का दायरा सिर्फ खेतों और पानी तक ही सीमित रह गया है। जो कि पूरी सच्चाई नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत हैं, वो एक बिल्कुल अलग और कहीं अधिक गहरी कहानी बयां कर रहे हैं। हम्म। आज के इस गहन विश्लेषण में हम पंजाब द केस फॉर नॉर्थ वेस्टर्न ट्रेड कॉरिडोर्स नामक दस्तावेज के अंशों को डिकोड कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। बिल्कुल, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो यूपीएससी के जनरल स्टडीज पेपर 3 के नजरिए से आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे की बारीकियों को समझना चाहते हैं। यह स्रोत कई पुराने भ्रम तोड़ता है। एकदम सही। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि पंजाब की आर्थिक मंदी की असली जड़ सिर्फ खेती की चुनौतियां नहीं हैं, बल्कि एक बहुत ही गहरी समस्या है। हाँ, एक ऐसी समस्या जिसे स्ट्रक्चरल आइसोलेशन या संरचनात्मक अलगाव कहा जाता है। हम ये भी देखेंगे कि कैसे ऐतिहासिक जमीनी व्यापारिक मार्गों को फिर से खोलना इस पूरे क्षेत्र के भविष्य को फिर से लिख सकता है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि ये नजरिया वाकई में पूरी बहस की दिशा ही बदल देता है। मतलब जब हम पंजाब के वर्तमान आर्थिक मॉडल को देखते हैं ना, तो हम अक्सर उस ऐतिहासिक और भौगोलिक वास्तविकता को दरकिनार कर देते हैं जिसने सदियों से इस क्षेत्र की पहचान तय की थी। सही बात है। अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं, तो पंजाब हमेशा से एक जीवंत चौराहा रहा है। एक तरह का क्रॉस रोड्स। बिल्कुल, एक ऐसा चौराहा जहां से भारत का व्यापार मध्य एशिया और सीधे यूरोप तक होता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक संपन्न व्यापारिक चौराहा आज आर्थिक ठहराव का सामना कर रहा है? मतलब स्रोत में 1947 के विभाजन और उसके बाद सीमाओं के बंद होने का प्रमुखता से जिक्र है। हाँ, लेकिन राजनीतिक सीमाओं का खींचना एक बात है और पूरी अर्थव्यवस्था का लड़खड़ा जाना दूसरी बात। क्या ये प्रभाव इतना गहरा था? असल में 1947 का विभाजन और उसके बाद सीमाओं का सील होना केवल एक लकीर खींचने तक सीमित नहीं था। ये एक पूरी अर्थव्यवस्था की मुख्य जीवन रेखा के कट जाने जैसा था। जब वो ऐतिहासिक ओवरलैंड ट्रेड कॉरिडोर यानी जमीनी व्यापारिक मार्ग बंद हुए, तो सब कुछ रुक गया। हाँ, पंजाब अचानक एक चौराहे से एक बंद गली के आखिरी छोर पर तब्दील हो गया, जिसे हम डेड एंड कहते हैं। ओहो, मतलब सीधा कट ऑफ। एकदम। ये सिर्फ भूगोल का मसला नहीं था, ये सीधे तौर पर उस कनेक्टिविटी का अंत था जो राज्य को वैश्विक बाजार से जोड़ती थी। समझ रहा हूँ। और स्रोत यही तर्क देता है कि आज पंजाब पर जो भारी सार्वजनिक कर्ज है या जो आर्थिक ठहराव हम देख रहे हैं, उसकी असली नींव इसी संरचनात्मक अलगाव में रखी गई थी। ये बहुत ही अहम बिंदु है। हाँ, विश्लेषक अक्सर इसे कृषि संकट मानकर वहीं अपनी बात खत्म कर देते हैं, लेकिन सच ये है कि कृषि पर ये अत्यधिक दबाव उसी अलगाव का एक साइड इफेक्ट है। यानी कृषि संकट कारण नहीं बल्कि परिणाम है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम इस अलगाव के जमीनी असर को समझें, तो स्रोत में कनेक्टिविटी खोने के एक डोमिनो इफेक्ट की बात की गई है। डोमिनो इफेक्ट। चलिए इसे लॉजिस्टिक्स के चश्मे से देखते हैं। मान लीजिए पंजाब का कोई निर्यातक है जिसे अपना माल यूरोप भेजना है। ठीक है। जमीनी रास्ते बंद होने का सीधा असर उसकी लागत पर कैसे पड़ रहा है? इसे एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, जमीनी मार्ग बंद होने का मतलब है कि उत्तर भारत के किसी भी निर्यातक को अपना माल समुद्री रास्तों से भेजना होगा। जाहिर है। इसके लिए उसे अपना कंटेनर सड़क या रेल मार्ग से पश्चिमी बंदरगाहों तक भेजना पड़ता है। ये से गुजरात की कांडला या महाराष्ट्र के नाहवा शिवा तक। बिल्कुल। इसका सीधा सा गणित ये है कि तटीय राज्यों के निर्यातकों की तुलना में पंजाब के निर्यातक को सैकड़ों बल्कि हजारों किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ रहा है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है शुरुआत में ही। हाँ, और इस सफर में लगने वाला ईंधन, टोल टैक्स और सबसे महत्वपूर्ण समय ही तो पैसा है। एकदम। ये सब मिलकर उस उत्पाद की लागत को इतना बढ़ा देते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तटीय राज्यों के उत्पादों के सामने प्रतिस्पर्धा ही नहीं कर पाता। वो पिछड़ जाते हैं। लेकिन अगर लागत ज्यादा है तो क्या राज्य के भीतर ऐसे उद्योग विकसित नहीं किए जा सकते जो उच्च मूल्य वाले हों? ये एक अच्छा सवाल है।
मतलब उदाहरण के लिए पंजाब गेहूं, चावल और डेयरी के उत्पादन में देश में सबसे आगे है। इतनी भारी मात्रा में कच्चा माल होने के बावजूद स्रोत ये बताता है कि वहां कोई विश्व स्तरीय निर्यात उन्मुख एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर विकसित नहीं हो पाया। हाँ, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। ऐसा क्यों है? क्या ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स की लागत का मामला है या कुछ और भी है? लागत के साथ साथ यहाँ पेरिशेबिलिटी यानी उत्पादों के जल्दी खराब होने की दर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, पेरिशेबिलिटी। हाँ, कृषि उत्पाद विशेषतः डेयरी और ताजे फल सब्जियां समय को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं। बिल्कुल, वो तो जल्दी खराब हो जाते हैं। जब आप उन्हें हजारों किलोमीटर दूर बंदरगाहों तक भेजते हैं और फिर वहां से जहाजों में लादकर हफ्तों लंबे समुद्री सफर पर रवाना करते हैं, तो वो ताजगी नहीं बचती। सही कहा। उस पूरे ट्रांजिट टाइम में उन उत्पादों की गुणवत्ता को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। इस देरी के कारण मुनाफा लगभग खत्म हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। यही मुख्य कारण है कि बड़े एग्रो प्रोसेसिंग हब धीरे धीरे उन राज्यों की ओर शिफ्ट हो गए जो बंदरगाहों के करीब हैं। और पंजाब अपनी सारी क्षमता के बावजूद केवल कम मूल्य वाले कच्चे माल का उत्पादन करने में फंस कर रह गया। और ये सिर्फ कृषि उत्पादों तक सीमित नहीं है। हमारे स्रोत में पंजाब के कुछ प्रमुख औद्योगिक शहरों का भी जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। जैसे लुधियाना, जो अपनी मशीनरी और टेक्सटाइल के लिए मशहूर है, जालंधर, जो खेल के सामान के एक बड़ा हब है, और मोहाली, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अपनी पहचान रखता है। जी। इन शहरों में पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग का एक बेस मौजूद है। फिर ये शहर इस कनेक्टिविटी की कमी से कैसे जूझ रहे हैं? देखिए, इन शहरों के पास विशेषज्ञता तो है, लेकिन सीधे जमीनी मार्ग न होने के कारण इन्हें अपने कच्चे माल के आयात और तैयार माल के निर्यात दोनों में भारी अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। अनिश्चितता कैसे? आज की ग्लोबल सप्लाई चेन जस्ट इन टाइम डिलीवरी पे काम करती है। हाँ, सबको सब कुछ तुरंत चाहिए। बिल्कुल। अगर आपके लॉजिस्टिक्स में हफ्तों की देरी हो सकती है, तो कोई भी नया निवेशक वहां अपना पैसा क्यों लगाएगा? बात तो सही है, जोखिम बहुत है। यही वजह है कि स्रोत इस बात पे जोर देता है कि पंजाब में नए ग्रीनफील्ड एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रहे हैं। तो ये एक तरह का चक्रव्यूह बन गया है। एक दुष्चक्र। कनेक्टिविटी खराब है, इसलिए नए उद्योग और निवेश नहीं आते। जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ती, तो राज्य की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सिर्फ खेती पर निर्भर हो जाती है। हाँ। खेती में एक सीमा के बाद अवसर सीमित हो जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि वहां के कुशल और शिक्षित युवा बेहतर भविष्य की तलाश में विदेशों की ओर पलायन करने लगते हैं, जो कि हम आजकल बहुत देख रहे हैं। बिल्कुल। और अंत में सिकुड़ते कर आधार के कारण राज्य सरकार भारी कर्ज के बोझ तले दबती चली जाती है। एकदम सही। ये एक क्लासिक दुष्चक्र है जिसे स्रोत ने बहुत स्पष्टता से रेखांकित किया है। जब तक उस मूल समस्या यानी संरचनात्मक अलगाव को दूर नहीं किया जाता, तब तक सिर्फ सब्सिडी देने या कर्ज माफी करने से ये चक्र टूटने वाला नहीं है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि स्रोत केवल इस समस्या का रोना नहीं रोता, बल्कि एक बहुत बड़े अवसर की ओर इशारा करता है जो 2026 में सामने आने वाला है। बिल्कुल, 2026 एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आज के समय में वैश्विक व्यापार का नक्शा तेजी से बदल रहा है और यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन चुका है। जी। दोनों के बीच सालाना द्विपक्षीय व्यापार करीब $180 बिलियन का है। और सबसे बड़ी बात, 2026 की शुरुआत में संपन्न हुआ भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। बहुत बड़ा। लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठता है, यूरोप तो वैसे भी भारत के साथ समंदर के रास्ते व्यापार कर ही रहा है, तो फिर इस 2026 के नए एफटीए में ऐसा क्या खास है जो पंजाब के जमीनी रास्तों को खोलना इतना जरूरी बना देता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो समझ आता है कि समुद्री रास्ते बल्क कार्गो यानी थोक और भारी सामान के लिए तो ठीक हैं, लेकिन इस नए मुक्त व्यापार समझौते की प्रकृति अलग है। इस समझौते से यूरोपीय कंपनियों के लिए अरबों डॉलर की ड्यूटी बचने का अनुमान है। अच्छा। और 2030 के दशक की शुरुआत तक भारत में यूरोपीय संघ का निर्यात दुगना होने की उम्मीद है। दोगुना? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और इसमें उच्च मूल्य वाले समय सेंसिटिव उत्पाद, आधुनिक मशीनरी और प्रोसेस किए गए एग्रो उत्पाद शामिल होंगे, जिनके लिए समय बहुत कीमती है। बिल्कुल। इन चीजों के लिए वो हफ्तों लंबा समुद्री रास्ता व्यावहारिक नहीं है, उन्हें बहुत ही तेज टर्न अराउंड टाइम चाहिए। यानी जो माल समंदर के रास्ते हफ्तों में पहुंचता है, वो जमीनी रास्ते से कुछ ही दिनों में यूरोप के बाजारों तक पहुंच सकता है। ठीक यही बात है। और अगर इन जमीनी रास्तों को बहाल कर दिया जाए
तो पंजाब अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण इस विशाल वैश्विक मांग का सीधा फायदा उठाने के लिए सबसे आदर्श स्थान बन जाता है। एक तरह से वो यूरोप के लिए भारत का प्रवेश द्वार बन सकता है। एकदम सही कहा आपने। तो इस प्रवेश द्वार का ब्लूप्रिंट क्या होगा? स्रोत में इस समस्या के समाधान के रूप में अमृतसर राजपुरा आर्थिक गलियारे का प्रस्ताव दिया गया है। जी। और इसमें अमृतसर को यूरोप का सबसे नजदीकी जमीनी द्वार और राजपुरा को प्रमुख लॉजिस्टिक्स नोड बताया गया है। इन दोनों के बीच एक ट्रेड स्पाइन बनाने की बात हो रही है। हाँ, एक ट्रेड स्पाइन। ये ट्रेड स्पाइन असल में जमीन पर कैसे दिखेगी? इसे सिर्फ एक हाईवे या सड़क समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। स्रोत जिस ट्रेड स्पाइन की बात कर रहा है वो एक पूरा इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम है। इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम मतलब सब कुछ एक ही जगह? बिल्कुल। कल्पना कीजिए एक ऐसे क्षेत्र की जहां बड़े बड़े एग्रो प्रोसेसिंग जोन हो, आधुनिक इंडस्ट्रियल पार्क हो, विश्व स्तरीय कोल्ड चेन सुविधाएं हो और ड्राई पोर्ट्स हो। ये तो बहुत व्यापक लगता है। हाँ, सोचिए एक किसान अपनी ताज़ी उपज सीधे उस कोल्ड स्टोरेज में लाता है, वहीं उसकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग होती है और कस्टम क्लियरेंस भी उसी ड्राई पोर्ट पे तुरंत हो जाता है। वहीं के वहीं। जी। इसके बाद वो सील बंद कंटेनर सीधे जमीनी रास्ते से यूरोप के लिए निकल जाता है, बिना किसी देरी के। बिल्कुल। ये सब कुछ उसी एक गलियारे के भीतर होगा, जिससे समय और लागत दोनों की भारी बचत होगी। ये विजन सुनने में बहुत ही शानदार लगता है ना? लेकिन जब भी हम पश्चिमी सीमा के पार जमीनी मार्गों को खोलने की बात करते हैं तो एक ऐसा मुद्दा सामने आ ही जाता है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा की चिंता। जी। और स्रोत इस पर कोई पर्दा नहीं डालता। अच्छा। वो पूरी तरह से स्पष्ट है कि पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा की जरूरतों के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय सुरक्षा हमेशा सर्वोपरि है। तो फिर ये जमीनी व्यापार बिना सुरक्षा को खतरे में डाले कैसे संभव होगा? यहीं पर स्रोत आधुनिक तकनीक की भूमिका को समझाता है। तकनीक के जरिए? हाँ, आज के समय में हमें सुरक्षा और व्यापार के बीच किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है। तकनीक दोनों को एक साथ साध सकती है। वो कैसे? स्रोत में डिजिटल कस्टम्स और नॉन इंट्रूसिव स्कैनिंग का बहुत अच्छे से जिक्र किया गया है। ये नॉन इंट्रूसिव स्कैनिंग कैसे काम करती है? इसका मतलब है कि आपको हर ट्रक या कंटेनर को खोलकर देखने की जरूरत नहीं है। ओहो, मतलब समय की बचत। बिल्कुल। बड़े बड़े एक्सरे और एडवांस स्कैनिंग सिस्टम पूरे के पूरे ट्रक को कुछ ही सेकंड में स्कैन कर लेते हैं। सिर्फ कुछ सेकंड में? जी हाँ। और अंदर क्या है, इसका सटीक 3D मॉडल कस्टम अधिकारियों की स्क्रीन पर तुरंत आ जाता है। ये तो बहुत ही एडवांस्ड है। इसके साथ ही ट्रकों की लाइव सैटेलाइट ट्रैकिंग की जा सकती है ताकि रास्ते में कोई गड़बड़ी ना हो। एकदम। और प्रतिबंधित वस्तुओं की एक बहुत ही कड़ी सूची, जिसे हम नेगेटिव लिस्ट कहते हैं, लागू की जा सकती है। यानी जो चीजें बैन हैं वो किसी भी हाल में पास नहीं होंगी। बिल्कुल। केवल वही माल सीमा पार करेगा जिसे पहले से मंजूरी मिली हो, और वो भी कड़ी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के साये में। ये एक बहुत ही व्यावहारिक और सुरक्षित समाधान लगता है ना? और दिलचस्प बात यह है कि ये विचार कोई रातों रात पैदा हुआ ख्याल नहीं है। स्रोत इस बात पर रोशनी डालता है कि रणनीतिक व्यावहारिकता के नजरिए से देखें तो नियंत्रित जमीनी मार्गों को फिर से खोलना एक पुरानी और व्यापक राजनीतिक सहमति का हिस्सा रहा है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। स्रोत में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और हम यहाँ श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर दें कि हम किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं या कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं। हम केवल तटस्थ रूप से स्रोत के तथ्यों को सामने रख रहे हैं। बिल्कुल, ये पूरी तरह से तथ्यात्मक है। तो इन सभी अलग अलग विचारधारा वाले नेताओं का इस एक बात पर हमेशा से ये मानना रहा है कि आर्थिक एकीकरण वास्तव में रणनीतिक लचीलेपन को मजबूत करता है। ये राजनीतिक सर्वसम्मति इस बात का प्रमाण है कि इसके पीछे का तर्क कितना मजबूत है। जब दो क्षेत्रों या देशों के बीच मजबूत आर्थिक हित जुड़ जाते हैं तो वो न केवल व्यापार को बढ़ाता है बल्कि कूटनीतिक स्थिरता के लिए भी एक बफर का काम करता है। एक तरह का कुशन मिल जाता है। सही कहा। स्रोत इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही सटीक और शानदार उपमा के साथ समेटता है। क्या उपमा दी गई है? वो कहता है कि इन कॉरिडोर्स का पुनर्निर्माण पंजाब को भारत का उत्तर पश्चिमी पुल बना सकता है। उत्तर पश्चिमी पुल? हाँ,
ठीक वैसे ही जैसे यूरोप में रॉटरडैम या समुद्री एशिया में सिंगापुर की भूमिका है। यानी सिर्फ एक ट्रांजिट पॉइंट नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को खींचने वाला एक बड़ा इंजन। बिल्कुल। रॉटरडैम और सिंगापुर ने सिर्फ अपनी भौगोलिक स्थिति का बुद्धिमानी से इस्तेमाल किया और खुद को वैश्विक सप्लाई चेन का एक अनिवार्य हिस्सा बना लिया। और आज वो कहां से कहां पहुंच गए। हाँ, पंजाब के पास भी ठीक वही भू-राजनीतिक स्थिति है कि वो ओवरलैंड ट्रेड के मामले में भारत के लिए वही भूमिका निभा सके। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के अहम निष्कर्षों को एक साथ रखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। बिल्कुल साफ। पंजाब की आर्थिक मंदी सिर्फ खराब खेती या पानी की कमी का नतीजा नहीं है। ये मुख्य रूप से भूगोल के कट जाने और कनेक्टिविटी खोने का परिणाम है। एकदम सही। 2026 का भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता एक ऐसा ट्रिगर है जो इस क्षेत्र की अहमियत को कई गुना बढ़ा देता है। जी। और सबसे जरूरी बात, आधुनिक तकनीक जैसे डिजिटल स्कैनिंग और सैटेलाइट ट्रैकिंग के सहारे सुरक्षा संबंधी चिंताओं को पूरी तरह से दूर करते हुए अमृतसर राजपुरा कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स पंजाब को फिर से एक ग्लोबल ट्रेड हब में बदल सकते हैं। और ये बात सिर्फ नीति निर्माताओं के लिए ही नहीं, बल्कि हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रोताओं को इस बात की परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि बुनियादी ढांचा और व्यापारिक नीतियां कैसे काम करती हैं। ये जो अदृश्य भूगोल है कि कौन सी सड़क कहाँ खुलती है और कौन सा व्यापारिक मार्ग बंद है, ये तय करता है कि किस क्षेत्र में रोजगार पैदा होंगे, कौन से उद्योग पनपेंगे और पूरे देश की अर्थव्यवस्था का संतुलन कैसा होगा। ये नीतियां सिर्फ कागजों पर नहीं रहती, ये आम जीवन को आकार देती हैं। ये एक बहुत ही सटीक नजरिया है। ये विश्लेषण हमें ये समझने में मदद करता है कि अक्सर समस्या की जो जड़ हमें सतह पर दिखाई देती है, असली कारण उसे कहीं ज्यादा गहरा होता है। बिल्कुल। चर्चा को समाप्त करने से पहले स्रोत के इन्हीं तथ्यों पर आधारित एक ऐसा विचार सामने आता है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। बताइए। इतिहास गवाह है कि व्यापारिक मार्ग महान शहरों और सभ्यताओं के उत्थान और पतन को तय करते आए हैं। जब कभी उन ऐतिहासिक आर्थिक धमनियों को, जिन्हें दशकों पहले काट दिया गया था, स्थायी रूप से फिर से जोड़ दिया जाएगा, तो ये केवल बैलेंस शीट या जीडीपी के आंकड़े नहीं बदलेगा। हाँ? ये उस पूरे क्षेत्र के सामाजिक ताने बाने, वहां की संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य में एक ऐसा अभूतपूर्व बदलाव लाएगा जिसकी आज शायद हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। ये सच में एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर सभी को सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण विषय की गहराइयों में उतरने के लिए।